हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर जो आपको बहुत ही टफ लगता है, जिसको देख के दोस्तों आप लोग डर जाते हो, आपको लगता है कि हमारा पार्ट 1 में ये चैप्टर सबसे खतरनाक चैप्टर है। आज उस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसका जितना सारा खतरनाकपन है ना, सारे खतरनाकपन को दूर करते हैं। चैप्टर के न्यूमेरिकल से जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे उससे प्यार करा के ही मानेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के दोस्तों ऑल टू ऑल में बुक में देखा 46 क्वेश्चन है। तो 46 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ, डरना मत। 46 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, भली से वीडियो 1.5 घंटे से 2 घंटे की होगी, चलेगा दोस्तों। और आप भी जब भी देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको 46 क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तब आपको लगेगा हाँ कितने सारे क्वेश्चन ना लगाने से अपने को टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। जो चैप्टर कभी ख़तरनाक लगता था आज वो चैप्टर सबसे प्यारा लगने लगा है। तो शुरू करते दोस्तों, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, बढ़िया तरीके से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन की खोपड़ी को छेद करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वोल्टमीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है तो इस विभव का वर्गमाद मूल मान होगा। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे परिपथ में जो अमीटर लगा है, अमीटर जो धारा नापेगा उस धारा को हम लोग वर्गमाद मूल धारा कहते हैं। धारा दोस्तों 4 प्रकार की होती है, विभव भी 4 प्रकार का होता है। धारा में 4 प्रकार की, एक होता है आपका तात्क्षणिक धारा, एक होता है वर्गमाद मूल धारा। वर्गमाद मूल धारा को हम लोग दोस्तों आभासी धारा भी कहते हैं। और एक होता है एवरेज धारा। एवरेज धारा एक साइकिल का पूरा 0 होता है। तो 4 दोस्तों धाराएं होती हैं और हम लोग इसी में इस टॉपिक में सब कुछ जब एक एक क्वेश्चन करेंगे ना सब कुछ आता जाएगा, वहाँ पे मैं धीरे धीरे बताता जाऊँगा। पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा कि यदि वोल्टमीटर द्वारा नापे जाने पर, कोई वोल्टमीटर है, उस वोल्टमीटर से हम जो धारा नापेंगे, जो विभव नापेंगे वह अपना VRMS होता है, ठीक ना। जो हम लोग वोल्टमीटर से, पहला क्वेश्चन, हम लोग वोल्टमीटर से नापी जाने वाली धारा, मैं एक बार पूरा शब्दों में लिखता हूँ, वोल्टमीटर से नापी जाने वाली धारा, नापी जाने वाली धारा। तो यहाँ पे धारा बात कर रहा है कि अच्छा वोल्टमीटर से विभव नापेगा, वोल्टमीटर से नापी जाने वाली विभव, या नापे जाने वाला विभव लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। वोल्टमीटर से नापी जाने वाली विभव को VRMS कहते हैं, VRMS कहते हैं, यानी वर्गमाद मूल मान या वर्गमाद मूल विभव कहते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों आगे कह रहा देखो, इस विभव का वर्गमाद मूल मान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कितने लोग फंस जाते हैं, कितने लोग दोस्तों क्वेश्चन में जो आपको ये 220 वोल्ट दिया हुआ है, 200 नहीं, 220 वोल्ट नहीं, 200, जो 200 वोल्ट दिया हुआ है, इस 200 वोल्ट को कितने लोग V0 लगा समझ लेते हैं और यहाँ से VRMS निकालना है का फार्मूला लगा देते हैं, VRMS = V0/√2। आंसर भी मैच खा जाता है और बता देते हैं कि हाँ ये आंसर सही है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वोल्टमीटर जो विभव को नापता है, अमीटर जो धारा को नापता है, वोल्टमीटर विभव को नापेगा, अमीटर धारा को नापेगा। वोल्टमीटर जिस विभव को नापता है उस विभव को हम लोग वर्गमाद मूल मान कहते हैं, और अमीटर जिस धारा को नापता है उस धारा को वर्गमाद मूल धारा कहते हैं। तो वोल्टमीटर ही नापा है, तो वोल्टमीटर नापा है तो वह VRMS ही नापेगा। जो क्वेश्चन में दिया है वही अपना आंसर है। क्या बात है दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया है वही अपना आंसर है। हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आंसर मैच करते हैं, मैच खा जाता है, बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। ये 200 वोल्ट आपका VRMS ही है। क्यों? क्योंकि वह वोल्टमीटर ही नापा है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर।
पहली बात समझ में आ गई ना कि वोल्ट मीटर अगर नापेगा या परिपथ का वो होगा, वह क्या होता है, VRMS होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान, देखो कह रहा है कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक, यानी कोई अमीटर है वह प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाया गया है और उसका पाठ्यांक आता है 4 एम्पियर। अब अमीटर अगर नापा है तो क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है कि IRMS इक्वल टू 4 एम्पियर और आपसे कह रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान, यानी आपसे I0 पूछ रहा है। हम लोग दोस्तों IRMS और I0 में एक संबंध जानते हैं। IRMS और I0 में एक संबंध जानते हैं, वह संबंध होता है IRMS इक्वल टू I0 अपान रूट में 2। यहाँ से I0 निकालना है तो I0 इक्वल टू रूट में 2 इंटू IRMS, तो रूट में 2 इंटू IRMS की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट में 2। ये ऑप्शन आपका सही है। 4 रूट में 2 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। जो पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट लगा होगा वो क्वेश्चन 2 में वो डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज है। अब 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में, कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है और उसमें 220 नापा गया है, 220 वोल्ट नापा गया है स्रोत में, तो शिखर वोल्टेज है। दोस्तों आपको जो 220 वोल्ट दिया है क्या है, VRMS है। VRMS कितना दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, शिखर वोल्टेज है। शिखर वोल्टेज का सिंबल V0 आपसे पूछ रहा है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, VRMS इक्वल टू V0 अपान रूट में 2। जिस तरीके से IRMS इक्वल टू I0 अपान रूट में 2 होता है, सेम उसी तरीके से VRMS इक्वल टू V0 अपान रूट में 2। V0 अपने को V0 चाहिए तो V0 इक्वल टू रूट में 2 इंटू VRMS, रूट में 2 इंटू VRMS की वैल्यू 220। अब 220 में करंट 2 का मान 1.414 गुणे 220 कर दोगे, ये दोस्तों लगभग आ जाएगा 310 वोल्ट के। लगभग कितना आ जाएगा, 310 वोल्ट के। ये लगभग 310 वोल्ट जो लिखा है वो ऑप्शन आपका क्या है, सही। चले भाई क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू होने जा रहा है। चौथा कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा होगी। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, जिसके लिए मुझे जगह चाहिए तो पहले मैं जगह बना ही लेता हूँ। भाई इसके लिए जगह चाहिए तो हम लोग पहले जगह बना ही लेते हैं ना। जगह बनाने में अपने को क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई धीरे धीरे जगह को बनाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को करके दिखाते हैं ना। बढ़िया लाइन सेट हुआ, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों जो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं I इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 I इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। ऐसा अपने को एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है और कह रहा है कि यहाँ से आप IRMS निकालिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं सिंस IRMS इक्वल टू होता है I स्क्वायर बार का रूट में। I स्क्वायर बार का रूट ही क्या कहलाता है, IRMS कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक ना। तो ये परिभाषा आप दोस्तों अपने को यहाँ से I दिया हुआ है, इस I से पहले मैं क्या निकाल लूँ, I स्क्वायर निकाल लूँ, फिर उसका बार करूँ। पहले I से मैं क्या निकालता हूँ, I स्क्वायर निकालता हूँ। इधर I स्क्वायर होगा, इधर भी I स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो I1 cos ओमेगा टी प्लस
आई टू साइन ओमेगा टी, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अभी आप देखोगे दोस्तों, कहोगे सर ये एक नंबर का क्वेश्चन है क्या, डर जाओगे, लेकिन डरना मत भाई। अभी देखो मज़ा आ जाएगा। आई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह पे आई वन कॉस ओमेगा टी इंटू आई टू साइन ओमेगा टी। आई स्क्वायर इक्वल टू आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे देखना, आई वन आई टू मैं ऐसे लिखा और 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी में लिखा, और 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का दोस्तों फार्मूला होता है, कभी आपने मैथ पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, इसको मैं क्या लिखूंगा साइन 2a, जब साइन 2a लिखूंगा साइन 2 ओमेगा टी लिख दूंगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई वन आई टू साइन 2 ओमेगा टी। ये हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों अपने को भी तो मैंने आई स्क्वायर निकाला, अभी बार निकालना है, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका बार हो जाएगा, प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार हो जाएगा, प्लस आई वन आई टू साइन 2 ओमेगा टी, इसका बार हो जाएगा। अब तो बार हो गया दोस्तों। जब बार हम लोग करेंगे तो बार जो होता है, बाहर मीन्स होता है औसत, बार मीन्स क्या होता है औसत, और प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वह पूरे एक साइकिल का होता है। एक साइकिल बोले तो एक पूरा चक्र, प्रत्यावर्ती धारा की जो साइकिल बनती है ना कुछ तरीके से, ये प्रत्यावर्ती धारा की साइकिल हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल। एक साइकिल का जो टाइम होता है वह टाइम होता है कैपिटल टी। तो एक पूरे साइकिल कैपिटल टी के लिए जब इसका पूरा औसत निकालेंगे तो हमें 0 to t इसका पूरा मतलब औसत निकालना पड़ेगा, पूरा इसका समाकलन करना पड़ेगा, इसका भी समाकलन करना पड़ेगा और इसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समाकलन करने की जरूरत नहीं है, समाकलन अगर मैं करने लगूंगा ना तो ये पूरा बोर्ड जो खाली दिख रहा है ना वो पूरा बोर्ड भरेगा, यहाँ भी बोर्ड भर जाएगा। तो आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है कि आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई वन स्क्वायर, इसका पूरा समाकलन आता है 1/2 प्लस आई टू स्क्वायर, इसका पूरा समाकलन आता है 1/2 प्लस आई वन आई टू, इसका पूरा समाकलन हो जाता है 0। ठीक है, समाकलन दोस्तों इतना होता है। ये तो पूरा 0 हो गया, ये बचा और ये बचा। तो जब ये बचा है तो मुझे अभी क्या चाहिए, रूट वाला निकालना है ना। अभी मुझे देखो मैं क्या करूँगा, अभी रूट निकालूंगा। पहले एक बार मैं इसको और लिख दूँ, आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई वन स्क्वायर अपान में 2 प्लस आई टू स्क्वायर अपान में 2, दोनों का हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। अब दोस्तों जब मैं रूट लूँगा, देखो अभी तो ये आई स्क्वायर बार मिला, अभी रूट लूँगा। जब रूट ले लूँगा, देखो ये रूट में ले लिया मैंने, इधर में रूट ले लिया, आई स्क्वायर बार रूट ले लिया, इधर भी रूट लेना पड़ेगा। इधर का रूट मैं लूँगा तो 1/, ये 2 रूट में आ जाएगा और इसका रूट क्या बन जाएगा, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। और यही दोस्तों मैं क्या लिखूँगा इसको, IRMS, यानी IRMS इक्वल टू 1/√2 आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये दोस्तों अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। ये ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर है। तो आपने देखा चौथे क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने समाकलन नहीं किया है तब ये हाल है, अगर समाकलन कर देता तो हाल बेहाल हो जाता। चलो भाई
कोई बात नहीं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मिटा दें, इरेज कर देना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा है, जान है इसमें, दम है, थोड़ा सा ही भाई, बहुत दम है। तो आप लोग अगर इसको स्किप कर दोगे चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन समझ में आया ना। चलो आ जाओ 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आ गया है आपके, और देखो क्या कह रहा है। धारतीय परिपथ में धारा विभवांतर के, धारतीय परिपथ दोस्तों, परिपथ जो होते हैं 7 प्रकार के परिपथ होते हैं। थोड़ा परिपथ की बात की जाए, एक होता है आर परिपथ, एक होता है एल परिपथ, एक होता है सी परिपथ। दो को मिला दोगे तो एल आर परिपथ, एल सी परिपथ और आर सी परिपथ या सी आर परिपथ, और एक होता है एल सी आर परिपथ। 7 प्रकार के परिपथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 प्रकार के परिपथ में दोस्तों मैं आपको एक भी चीज़ रट्टा मारने के लिए नहीं कहूँगा, एक भी चीज़ रट्टा मारने के लिए नहीं कहूँगा। कहूँगा क्या, उसको समझो ज़रा। देखो ये दोस्तों इधर होता है करंट, और करंट की डायरेक्शन में होता है आपका आर परिपथ यानी वी आर में लिख दिया। और जो एल परिपथ होता है, या एल परिपथ होता है इधर, और सी परिपथ होता है आपका इधर वी सी। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। करंट की डायरेक्शन में होता है वी आर और वी एल दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, कितने का कलांतर है, π/2। वी आर और वी सी में कितने का कलांतर है, π/2 का कलांतर है। वी एल और वी सी में कितने का कलांतर है, पाई का कलांतर है। समझ में आ रही बात एकदम। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है, इस 5वें में आपसे क्या कह रहा है कि धारती परिपथ में, यानी इसका मतलब दोस्तों केवल सी परिपथ है, उसमें आर नहीं है। जब आर नहीं रहेगा, आर वाला हटा दो, तो ये बच्चा आई इधर हो गया और सी इधर हो गया। अब बताओ आई और सी में कितने का कलांतर है, π/2 का कलांतर है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन देखो, पहले मैं ऑप्शन पढ़ लूँ कि धारा विभवांतर के, जो धारा है वह विभवांतर के π/2 आगे है, धारा अग्रगामी है, विभवांतर पश्चगामी है। ठीक ना। इसमें देख लो एल परिपथ में विभवांतर धारा के अग्रगामी है, विभवांतर अग्रगामी है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो धारती परिपथ है, जो धारती परिपथ में जो धारा है वह विभवांतर के क्या है, π/2 अग्रगामी है। तो इसमें π/2 कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट अग्रगामी पश्चगामी एक ही कला में, डाटा के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं भैया, कुछ कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि जो धारा है वह विभवांतर के अग्रगामी है। कितना अग्रगामी है, π/2। ये फिगर दोस्तों बार बार आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरक का प्रतिघात 1 ओम है, धारा की आवृत्ति है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरक दोस्तों ये एल हुआ, 1 मिली हेनरी को हेनरी में करेंगे 1 × 10⁻³ हेनरी। ठीक ना। प्रेरक का प्रतिघात, तो जो एल परिपथ है, देखो आर परिपथ में प्रतिरोध करता है, आर परिपथ में प्रतिरोध का काम प्रतिरोध ही करता है, आर करता है। एल परिपथ में प्रतिरोध का काम XL करता है। सी परिपथ में प्रतिरोध का काम XC करता है। बाकी 2 वाले में और तीनों वाले में इसमें सब काम प्रतिरोध का Z करता है। फिर से बात सुनना, प्रतिरोध वाले में प्रतिरोध का काम प्रतिरोध ही करेगा। एल वाले परिपथ में प्रतिरोध का काम XL, सी वाले परिपथ में प्रतिरोध का काम XC, जबकि दोनों वाले में प्रतिरोध का काम Z करता है। Z को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। तो दोस्तों अपने को XL दिया हुआ है, XL को हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, और वह दिया हुआ है 1 ओम। अपने से पूछा हुआ है धारा की आवृत्ति। दोस्तों यहाँ पे इसको लिखना चाहिए आंसर के अकॉर्डिंग, जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना चाहिए था कोणीय आवृत्ति ओमेगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला कि XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा L। अब XL कितना दिया हुआ है 1, ओमेगा अपने से पूछ रहा है, और L की जगह पे 1 × 10⁻³ लिखो। इधर -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 10⁻3। 10⁻3 का मतलब होता है कि 1000। मात्रक उधर कुछ नहीं दिया है, तो अभी मात्रक मत लिखो, डायरेक्ट हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू 1000। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आसान लगा ना। XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू होता है 1/ω/c। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो कहाँ है जरा। एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात समझ गए ना, XL 1000 ओम है। यदि इसका प्रेरकत्व दोगुना कर दिया जाए तथा आवृत्ति भी दोगुनी कर दी जाए तब प्रेरण प्रतिघात होगा। दोस्तों कह रहा कि एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बोले तो XL कितना कह रहा है कि 1000 ओम है। XL कितना है, 1000 ओम है, ठीक ना। आगे कह रहा है यदि इसका प्रेरकत्व दोगुना कर दिया जाए और आवृत्ति तथा आवृत्ति भी दोगुनी कर दी जाए तब प्रेरण प्रतिघात होगा। मान लो अब प्रेरण प्रतिघात हो गया XL डैश कब हुआ। अच्छा, प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल। मैं नीचे लिखूँ इसे XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे 2 पाई f इंटू एल। अब ये देखो मैं कैसे लिख दूँ, 2 पाई f l की वैल्यू XL है और XL कितना दिया हुआ है 1000, ठीक ना। कंपेरिजन करने के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अब प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। मान लिया मैंने प्रेरण प्रतिघात XL डैश इक्वल टू 2 पाई FL, 2 पाई ये कह रहे हैं F जो है 2F हो जाएगा और L क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो दोस्तों XL डैश इक्वल टू 2 पाई FL बनाना है, 2 पाई FL तो 2 4 हो जाएगा, 4 को बाहर कर लो, 2 पाई FL और 2 पाई FL की वैल्यू क्या है 1000। तो XL डैश की वैल्यू 4 गुणे 1000, तो ये दोस्तों आपका जो आंसर आएगा 4000 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आवृत्ति दोगुना कर दीजिए, प्रेरकत्व दोगुना कर दीजिए, जो प्रेरण प्रतिघात है वह क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि XL इक्वल टू फार्मूला हुआ ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पे 2 पाई FL, 2 पाई F तो हो गया 2 पाई FL। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे संधारित्र का प्रतिघात। संधारित्र का प्रतिघात, तो दोस्तों संधारित्र का जो प्रतिघात होता है उसको हम लोग लिखते हैं XC इक्वल टू कितना दिया है 10 ओम। तो XC कितना दिया है 10 ओम दिया है। आगे कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात होगा। तो XC हम लोग जानते हैं भाई फार्मूला सीन से, देखो ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा का फार्मूला वही 2 पाई F आगे C। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो अब जो मान लो हो जाएगा XC डैश कब हुआ, जब 2 पाई में कोई चेंजिंग नहीं, आवृत्ति में दोगुना कर दिया गया और C वैसे रख दिया गया और 2 को बाहर कर लो। जब 2 को दोस्तों हम लोग बाहर करेंगे तो XC डैश इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 पाई FC। देख लो 2 पाई FC 2 को मैंने बाहर कर लिया तो XC डैश इक्वल टू 1/2 और 1/2 पाई FC की वैल्यू 1/2 पाई FC वैल्यू XC और XC की वैल्यू 10। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 10, तो 2 5 जा 10, XC डैश इक्वल टू 5 ओम। 5 ओम आ गया। मतलब आवृत्ति बढ़ाओगे XC घटेगा, आवृत्ति घटाओगे XC बढ़ेगा। ये वाला नतीजे के हिसाब से सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। चलो भाई अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहले मैं क्या कर दूँ, इरेज कर दूँ ना। चलो भाई क्वेश्चन देखो 8 कितनी आसानी से हो रहे हैं ना, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। आप लोग झूठे डरते हो इस चैप्टर से, इस चैप्टर से आप लोग फालतू का डरते हो। अभी तक मैंने केवल 2 फार्मूला बताया, एक फार्मूला XL इक्वल टू ओमेगा एल, दूसरा फार्मूला बताया XC इक्वल टू 1/ओमेगा C। बस 2 ही फार्मूले अभी तक बताया और बाकी 1 और 2 फार्मूले और IRMS और VRMS का फार्मूला। ठीक ना। चलो मैं एक बार फार्मूला आपको रिवीजन कराते चलता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर ना ईजी लगे। 2 फार्मूला मैंने, कितने फार्मूले हो गए 4 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या था VRMS इक्वल टू V0/√2। दूसरा फार्मूला IRMS इक्वल टू I0/√2। तीसरा फार्मूला XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे रख दो 2 पाई F, तो 2 पाई F इंटू एल। चौथा फार्मूला XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा की जगह पे 1/2 पाई F इंटू C। बस यही 4 फार्मूले हुए हैं। 4 फार्मूले कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपसे कह रहा है
कि दो अलग अलग प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में समान धारा है। दो अलग अलग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं, लेकिन दोनों में धारा क्या है? समान है। पहले परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, जबकि दूसरे परिपथ में केवल संधारित्र है, कैपेसिटर है। यदि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ जाए तो धारा, 4 ऑप्शन दिए हैं। चलो भाई पहले क्वेश्चन समझो। दो अलग अलग प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में समान धारा है। पहले परिपथ में केवल प्रेरकत्व है। ये पहला परिपथ है, उसमें केवल क्या है? प्रेरकत्व है, ठीक ना। इसमें क्या है? केवल प्रेरकत्व है। और दूसरे वाले परिपथ में केवल क्या है? संधारित्र है। इसमें केवल क्या है? संधारित्र है, ठीक। ये C है और ये L है। दोनों में धारा क्या समान है? इसमें भी I है और इसमें भी क्या है? धारा I है, ठीक ना। अब आगे कह रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, तो पहले दोस्तों यहाँ पे देखो। अच्छा, इसका जो प्रतिरोध होगा उसके मैं क्या लिखूँगा? XL। इसका प्रतिरोध होगा उसको क्या मैं लिखूँगा? XC, ठीक। तो XL इक्वल टू क्या होता है? XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, ठीक ना। या फिर मैं I निकालूँ, दोनों में I समान है। तो पूछ रहा है कि धारा में रिलेशन पूछ रहा है ना, धारा निकालो पहले। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V बाई R। R का काम L परिपथ में XL करता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो धारा यहाँ भी I है। I इक्वल टू होता है ओम्स के नियम से V बाई R, तो C परिपथ में XC करता है, ठीक। I इक्वल टू V अपान XL की जगह पे ओमेगा L, देख लो XL की जगह पे ओमेगा L, यहाँ पे भी लिख दो। I इक्वल टू V अपान XC की जगह पे 1 अपान ओमेगा C। ये तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हम लोग कर सकते। V अपान ओमेगा L, यहाँ पे I इक्वल टू ओमेगा C पर चला जाएगा V इंटू ओमेगा C, ठीक ना। आवृत्ति की बात कर रहा है तो ओमेगा को चेंज कर दो आवृत्ति के टर्म में। ओमेगा को चेंज कर दो आवृत्ति के टर्म में। V अपान ओमेगा जगह पे 2 पाई एफ एल, यहाँ पे I इक्वल टू V इंटू ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई एफ आगे C। अब दोस्तों ज़रा यहाँ पे देखो, अगर मैं F को इंक्रीज करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? F को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो बताओ F के इंक्रीज करने से I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? F के इंक्रीज करने पर अगर मैं F को इंक्रीज करूँगा तो I पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप तुरंत देख के जवाब दोगे, तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दोगे कि सर अगर F इंक्रीज करेंगे तो I डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F के इंक्रीज करने पर I क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे F इंक्रीज करेगा तो साथ साथ में I भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटोगे तो हम भी घटेंगे। ये वाली साथ जीने साथ मरने की कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक मुस्कुरा रहा है तो दूसरा दुख में है, दूसरा दुख में है तो पहला मुस्कुरा रहा है, ये वाली कहानी है, ठीक ना। ये मुस्कुरा रहा है तो ये दुख में है, ये दुख में है तो ये मुस्कुरा रहा है, ये वाला है। लेकिन यहाँ पे साथ जीने साथ मरने की कसम खा रहे हैं। तो अब बताओ, ऑप्शन पे आ जाओ। कह रहा पहले परिपथ में बढ़ेगी धारा, पहले परिपथ में बढ़ी है? नहीं भैया, घटी है। ये तो गलत हो गया। पहले परिपथ में घटेगी, दूसरे में बढ़ेगी। वाह गजब, ये अपना वाला मिल गया। अपना वाला यही था ना, अपने को यही वाला ज़रूरत था। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं भाई, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखे जरा। कह रहा कि 0.70 हेनरी के प्रेरक को 60 हर्ट्ज 120 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रेरक में धारा होगी दोस्तों ये 0.70 हेनरी, तो ये आपका L हो गया है। 0.70 हेनरी हो गया। हेनरी के प्रेरक को 60 हर्ट्ज आवृत्ति दिया हुआ है। F कितना दिया हुआ है? 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। 120 वोल्ट VRMS। क्वेश्चन में अगर दोस्तों कोई वोल्टेज दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, समझो VRMS है, 60 वोल्ट है, नहीं 60 नहीं भाई, 120 दिया ना, क्या दिया ये? 120 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रेरक में धारा होगी, तो प्रेरक में जो धारा बहेगी वह धारा क्या होगी? IRMS धारा होगी। चलो भाई, I निकालना है दोस्तों। वही ओम चाचा को भूलना नहीं है, ओम चाचा को साथ लेके चलना है। ओम चाचा ने अपने को बताया I इक्वल टू होता है V/R, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं IRMS इक्वल टू V/R, तो V जगह पे VRMS बटा R लिखते, लेकिन R परिपथ होता तो XC लिखते,
अगर सी परिपथ होता तो बताओ एल परिपथ है, क्या लिखेंगे? तुरंत बोलोगे आप एक्स एल लिख दीजिए सर। क्या लिखते हम लोग? एक्स एल। अब बताओ एक्स एल पता है नहीं? जब दोस्तों एक्स एल नहीं पता है तो मैं एक्स एल की जगह पे क्या लिखूंगा? ओमेगा एल। अब बताओ ओमेगा पता है नहीं? ओमेगा को चेंज करो एफ के टर्म में, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका वी आर एम एस अपान ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई एफ इंटू एल। अब बताओ क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए ना, एकदम आना चाहिए, दौड़ के आना चाहिए। वी आर एम एस की वैल्यू 120 अपान 2 पाई की वैल्यू 22 अपान 7 रख दो, क्योंकि मुझे 7 दिख गया था ना यहाँ पे। एफ की वैल्यू क्या रखोगे? 60 है, इंटू एल की वैल्यू क्या रखोगे? 0.7 के बाद 0 हटा दो। 7 बेचारे बर्बाद हो गए और ये दशमलव से 0 कट गया, 6 बचा। तो 6 के 6 दूनी 12, 20 हो गया, 2 से काट दो 10 हो गया, तो बचा 10। तो 10 बटे 22, 2 से काट दो 5 बटे 11, 11 पचे 55, तो आई आर एम एस इक्वल टू 0.0 कितना आंसर आ जाएगा भाई? 0. अब देखो 11 पचे 55, तो 0.455 वाला आंसर सही हो जाएगा, 0.455 एम्पियर। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में फार्मूले देखो, मैंने एक भी आपको नहीं रटा रहा हूँ, बस ये सामने लिखा हूँ, इसी को आपको ध्यान में रखें। ये चारों फार्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस इसी पे दोस्तों फार्मूले पे काफ़ी सवाल आपके धीरे धीरे लग जाने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन लग जाने वाले हैं, ठीक ना। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं, इरेज करते हैं। केवल इसमें 2 क्वेश्चन लग पाए भाई, इस वाले की बार पे केवल 2 क्वेश्चन लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो तुम लोग देख करके तुरंत जवाब दोगे, देख करके केवल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपना ये कौन सा हो गया था? 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एल आर श्रेणी परिपथ के सिरों पर लगाया गया है। यदि आर के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है तब एल के सिरों के बीच होगा। दोस्तों एक 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जो एल आर श्रेणी परिपथ के सिरों पर लगाया गया है। एल आर दोस्तों इसमें इसका मतलब है कोई ऐसा परिपथ इसमें एल आर है, इसका मतलब एल है और आर है। ये देखो ये है आपका एल और ये साथ में है ये आपका आर, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम एल आर परिपथ। और इसके साथ एक कोई वोल्टेज लगाया गया है और उसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे वी आर एम एस, ठीक ना। यदि आर के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट, यहाँ पे आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताओ इस एल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? यानी आपसे दोस्तों वी एल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना, वी एल की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एल की वैल्यू पूछ रहा है। अभी दोस्तों मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक बड़ा प्यारा सा फिगर बनाया था, फिगर था वो, देखो जरा क्या मैंने बताया दोस्तों। इधर आपका आई, इधर आपका वी आर, इधर आपका दोस्तों वी एल और नीचे आपका वी सी, ठीक ना। ये बड़ा प्यारा फिगर है। अब कौन सा परिपथ है? ये एल आर परिपथ है, तो सी को हटा दो। सामने देखो आपको आर दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, तो वी आर इधर है। वी आर दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज भली से है, लेकिन मान चलो कि ये एक वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर। इन दोनों वेक्टर का अगर दोस्तों एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर इधर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? एकदम बीच में आ जाएगा। और बीच में देखो दोस्तों, मैंने कभी आपको बहुत बार बताया, अगर 2 वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी जुड़ जाता है, अलग अलग दिशा में है उनका परिणामी घट जाता है। किसी एंगल पर हो तो रूट वाला फार्मूला लगता है, और अगर 90 एंगल पर हो तो डायरेक्ट आप आर इक्वल टू होता है रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा बीच में आएगा, इसको मान लो v, ठीक ना। तो जो दोस्तों v होगा यहाँ पे v इक्वल टू रूट में वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक ना। ये फार्मूला हो गया। इससे फार्मूले से कंपेरिजन करके दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको बनाया, ठीक ना। और आपको सामने दिख रहा है 2 वेक्टर, पहला वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, इन दोनों का परिणामी बीच में, दोनों 90 डिग्री पर है, ये फार्मूला लग जाएगा तुरंत, मज़ा आ गया। v कितना दिया अपने को? v दोस्तों दिया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इक्वल टू रूट में वी एल स्क्वायर प्लस वी आर कितना दिया है? 12, 12 का वर्ग 144, दोनों का वर्ग कर दीजिए कड़ी हटाने के लिए, तो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू वी एल स्क्वायर
प्लस वी आर की वैल्यू क्या है 144, इधर आएगा 44 घट जाएगा तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 256 और वी एल कितना आ जाएगा 16, 16 16 हम 256, 16 वोल्ट। तो एल के सिरों के बीच विभवांतर कितना है 16 वोल्ट है। तो दोस्तों ये फिगर से आपने काम किया, ठीक ना। ये फिगर अपने को बार बार मैं यूज़ करता रहूँगा ताकि आपको देखते देखते समझते समझते बढ़िया से ना भूलने वाले स्टाइल में याद हो जाए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इसको इरेज कर दो, ये केवल इसको इरेज कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जरा देख लो सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल टू 100 cos 100t, क्या बात है गजब, V इक्वल टू 100 cos 100t से 10 ओम का प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का प्रेरक श्रेणिका में जुड़े हैं। देखो 10 ओम का प्रतिरोध R हो गया और 100 मिली हेनरी का प्रेरक L हो गया, तो L और R दोनों श्रेणिका में जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा आरोपित विभवांतर में कलांतर होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देख करके आंसर बताने की ज़रूरत है। आओ देखो कैसे, यहाँ पे कह रहा कि एल आर परिपथ है। देखो ये सामने आपका एल हो गया, ये आपका आर हो गया। एल और आर परिपथ में तो क्या पूछ रहा है कि एल और आर परिपथ में प्रवाहित धारा था आरोपित विभवांतर में, प्रवाहित धारा ये, आरोपित विभवांतर ये ये इनके बीच में कलांतर, इनके बीच में कलांतर कितना हो जाएगा भाई, इनके बीच में कलांतर क्या π/2। चलो आओ चेक करते हैं इस तरीके से यार, थोड़ा लगा के चेक करते हैं। एक बार लगा के मैं चेक कर दूँ तो बताऊँ आपको, लगाने की ज़रूरत तो मैं कह रहा था नहीं है, लेकिन एक बार लगा ही लेते हैं। 100 cos 100t ये लिखा है ना, तो यहाँ पे दोस्तों इसको कंपेरिजन कर दो। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V इक्वल टू वी नॉट, कास दिया तो कास में कंपेरिजन करो, साइन दिया तो साइन में कंपेरिजन करो। V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। जब आप जैसे ही कंपेरिजन किए तो आपको क्या मिला, क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे मिला क्या कि V नॉट इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट और ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, जो भी हो 100। तो और क्या दिया है, R दिया हुआ है, R दिया हुआ ना प्रतिरोध है 10 ओम का प्रतिरोध R अपने को कितना दिया हुआ है 10 ओम और 100 मिली हेनरी L अपने को दिया हुआ है 100 मिली हेनरी, ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है, आरोपित धारा था आरोपित विभवांतर, धारा था आरोपित विभवांतर में कलांतर, कलांतर दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको 12 का A। चलो बीच में पूछ रहा है ना कलांतर, अब धारा था आरोपित विभवांतर में कलांतर, कलांतर बोले तो tan फाई लगा दूँ, मैं tan फाई लगाता हूँ। अब tan फाई लगाने के लिए दोस्तों मान चलो कि इस फिगर को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये देखो आपका ये है आपका वी आर हो गया, ये है आपका वी एल हो गया, ठीक ना। इन दोनों का परिणामी किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। यहाँ पे जो दोस्तों ये फाई है, इसी फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। इस कलांतर को निकालने के लिए मैं यहाँ से इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। अब ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वी एल है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे वी एल, बेस की जगह पे वी आर। तो अपने को वी एल नहीं पता है, वी आर भी नहीं पता है, तो tan फाई इक्वल टू वी एल की जगह पे आई एक्स एल, वी आर की जगह पे आई आर, आई बेचारे खिसक लिए। तो tan फाई इक्वल टू एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल अपान आर की जगह पे आर। ओमेगा की वैल्यू पता है, वेरी गुड भाई। tan फाई इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 और एल की वैल्यू है 100 मिली हेनरी। तो मिली को हेनरी में जब कन्वर्ट करोगे 100 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी, तो ये आ जाएगा 10 की घाते -1 हेनरी गुणे 10 की घाते -1 बटा आर की वैल्यू क्या दिया 10। तो ये 10 हो गया, 10 कट गया। tan फाई इक्वल टू 1 कितना आ गया, tan फाई इक्वल टू 1। अगर tan फाई इक्वल टू 1 है तो tan फाई इक्वल टू tan पाई/4, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। तो भैया लगाना पड़ेगा यार, ठीक ना, लगाना पड़ेगा। और मैंने लगाया भी, किस तरीके से लगाया, ये फिगर का हेल्प लिया। ये फिगर मैं बता दूं दोस्तों, आपको दिमाग में बैठाना है कि आई के डायरेक्शन में आर होता है, वी एल वाला ज़्यादा होता है, सी वाला कम होता है, ठीक ना। यहाँ से अपने को आर और एल की ज़रूरत थी, कैसे पता चला
क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है और यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो इससे पता चला कि मेरा ये एल आर सर्किट है, तो एल वाला लिया मैं यहाँ पे, आर वाला यहाँ पे, इन दोनों का परिणाम किधर आएगा, बीच में। जब बीच में आया तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर दिया। ये जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है, वही कलांतर निकालना था तो मैंने मिला दिया। तो यहाँ से अगर ये वी एल है, ये भी वी एल होगा, ये वी आर हो जाएगा। टेन लगाया, टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, वी एल अपान वी आर, वी एल की जगह पे आई एक्स एल, वी आर की जगह पे आई आर, एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल, ओमेगा दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, सबकी वैल्यू रख करके हमने फाई का वैल्यू निकाल दिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। इरेज कर दूँ ना, हाँ भाई इरेज करता हूँ। अब ये फार्मूले हटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा ज़्यादा छेक रहा है, ठीक ना। बाकी ज़रूरत पड़ेगी मैं बार बार फार्मूले लिखते रहूँगा, बिना फार्मूले लिखे काम नहीं चलाऊँगा भाई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 213 आपसे कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। दोस्तों एक कौन सा परिपथ है, परिपथ कौन सा, पहले देखो, पहले लिख लिया करो। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, आर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। आर कितना दिया हुआ दोस्तों, आर इक्वल टू दिया हुआ है 8 ओम, 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिघात, प्रतिघात बोले तो एक्स सी, 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में, प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। प्रतिबाधा बोले दोस्तों जेड। जब दो दो वाले रहते हैं, दोनों में प्रतिरोध का काम कौन करता है, जेड करता है, उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। फिर वही फिगर, इधर दोस्तों आपका होता है वी आर, इधर आपका होता है वी सी। वी सी प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध के टर्म में लिखना है, तो प्रतिरोध के जब टर्म में लिखना रहेगा तो आप वी आर की जगह पे केवल आर लिखो और वी सी जगह पे क्या लिख दो, एक्स सी लिख दो। क्या लिख दोगे, एक्स सी। अगर एल होता तो आप इसको क्या लिख देते, एक्स एल लिख देते, है ना। अगर एल वाला होता तो जेड पूछ रहा है, तो जेड अगर निकालेंगे, जेड किधर आएगा, इधर आएगा, बीच में कहीं आएगा, इधर जेड आएगा। जेड जेड इक्वल टू दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला बना है, जेड इक्वल टू रूट में कहाँ से लिखाओगे, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर इक्वल, वही पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर एंगल पर है। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, उनका रिजल्टेंट बीच में, और निकालने का फार्मूला रूट में एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू रूट में एक्स सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6, 6 का स्क्वायर 36, चौड़ाई लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 60, 6 4 10, 6 3 9 10, 100, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ओम। बस ये आंसर है भाई। प्रतिबाधा कितना आ गया आपका, 10 ओम आ गया। ये जो आपका 13 का बी दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है, ठीक ना। आसान था कि नहीं। अब दोस्तों यही चीज़ पकड़ना है आपको, यही चीज़ केवल पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, फार्मूला एकदम नहीं याद करना, बस यही पकड़ना है, पकड़ के फार्मूला बना देना, पकड़ के फार्मूला बना देना है, उठा लेना है इसे पकड़ के फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 14, श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी शुद्ध प्रेरक में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, परिपथ की प्रतिबाधा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कौन कौन, 10 ओम का प्रतिरोधक आर इक्वल टू कितना दिया है, 10 ओम, और क्या दिया है, 10 हेनरी शुद्ध प्रेरक में। दोस्तों प्रेरक 10 हेनरी, तो एल जो दिया है आपको 10 हेनरी तो दिया हुआ है, लेकिन जो हेनरी जुड़ा हुआ है, और हेनरी और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दिष्ट धारा से। दोस्तों दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा वह धारा होती है जो क्या होती है, जो एक सीध में प्रवाहित होती है, जो क्या होती है, एक सीधे में प्रवाहित होती है। जबकि देखो ये मान को चलो, ये क्या है आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, और ये दोस्तों आपकी क्या है, ये दिष्ट धारा है, ठीक ना। ये दिष्ट धारा है और ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वह होती है 0, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है। तो दोस्तों अगर मैं एल लिखा हूँ तो एल से मैं निकालूंगा क्या, एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह पे होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो एफ की वैल्यू अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा, तो आपका एक्सएल क्या हो जाएगा, 0। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एल दिया है, एल से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सएल का फार्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ एल। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि ये दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा में एफ की वैल्यू 0, तो 0 होने से एक्स एल क्या मिल जाएगा, 0। आपको जेड चाहिए था, तो जो कौन सा परिपथ है, ये आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, फिगर देख लो, ये आर परिपथ
और इधर ये L परिपथ, इधर R है, इधर R है, इधर XL लिखोगे। दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इनका परिणामी बीच में आएगा। बीच में जब आएगा दोस्तों Z लिखेंगे, Z इक्वल टू रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL की वैल्यू हो गई 0, XL की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 10 ओम। ये आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आएगा नहीं कुछ यहाँ पे? बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। समझना था यहाँ पे कि हाँ दिष्ट धारा दिया हुआ है तो उसका आवृत्ति 0 हुआ। बाकी ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक ना। जितनी बार हो रहा है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो दौड़ा दौड़ा के 46 क्वेश्चन है तो दौड़ा दौड़ा के नहीं भाई। 2 घंटे लग जाएंगे चलेगा दोस्तों, लेकिन दौड़ाएंगे नहीं, समझा के मानेंगे। और जब तक समझा के इस तरीके से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए बढ़िया तरीके से, इस तरीके से मानेंगे, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक ना। इसको मैं केवल इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपको क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम के प्रतिघात के श्रेणी क्रम में 300 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। यदि इस परिपथ पर 5 वोल्ट के वर्गमाद मूल मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए तो इसमें धारा का वर्गमाद मूल मान होगा। चलो भाई, क्वेश्चन में दोस्तों पहले क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको देखो। कह रहा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम के प्रतिघात होता है दोस्तों, प्रतिघात बोले तो XC 400 ओम, प्रतिघात के श्रेणी क्रम में 300 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R इक्वल टू 300 ओम, ठीक है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यदि इस परिपथ पर 5 वोल्ट के वर्गमाद मूल की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए, यानी VRMS दिया हुआ है, VRMS कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है तो इसमें धारा का वर्गमाद मूल मान बता दीजिए आप IRMS की वैल्यू बताइए। चलो भाई देखो ज़रा, हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, XC परिपथ है तो ये वाला फिगर आ गया R और XC, ठीक ना। इन दोनों से अब देखो, अच्छा I निकालना है, समझो ज़रा। I ओम का नियम भूल गए का? ओम का नियम याद है ना, I इक्वल टू क्या होता है V/R, I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो V की जगह पे VRMS अपान R जगह पे क्या लिखोगे Z, तो VRMS अपान Z की जगह पे रूट में क्या लिखोगे XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। VRMS की वैल्यू क्या दिया है 5 अपान रूट में, XC की वैल्यू क्या है 400 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 16, 2 जीरो का 4 जीरो, प्लस R 3 का 9 और 2 जीरो का 4 जीरो, ये हो गया। तो IRMS इक्वल टू 5/1600 और 9, 16 जो भी 16 9 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5, 4 जीरो का 2 जीरो, 1/100 का मतलब हुआ दोस्तों 1 × 10 की घाते -2 एम्पियर। ये ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वही आपका आंसर सही है, 1 × 10 की घाते -2 एम्पियर। ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा सही, 15 का B। आ जाए भाई 16 पे, इरेज कर देना। चलो भाई इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। यार मिला दे क्वेश्चन नंबर 216 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जरा नज़र मारते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्रेरकत्व बोले तो L, धारिता बोले तो C। धारा तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी तथा धारिता का 8 माइक्रोफैरड है। लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति होगी। दोस्तों देखो जरा, यहाँ पे प्रेरकत्व लगा हुआ है और धारिता लगा हुआ है। तो दोस्तों धारा अधिकतम तब होती है, एक आपने अनुनादी परिपथ का नाम सुना होगा। अनुनादी परिपथ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पहले आप देखो LCR में जब तीनों का हम लोग निकालते हैं, मैं फिगर ये बार बार बना रहा हूँ, इधर I इधर VR, इधर दोस्तों आपका ऊपर होता है VL और नीचे आपका होता है VC। प्रतिरोध की बात करेंगे तो VR की जगह पे केवल R लिखा जाएगा,
VL की जगह पे XL लिखा जाएगा, VC जगह पे XC लिखा जाएगा। तो R इधर, VL इधर, VC इधर, VL और VC का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे कहीं आएगा, उसको मैं लिखा V डैज इक्वल टू VL माइनस VC। अब ये VL माइनस VC ऊपर, VR इधर, दोनों का परिणामी किधर आ जाएगा, ये बीच में ऐसे ये, ठीक है। दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर VR, दूसरा वेक्टर VL, इन दोनों का VL नहीं, VL माइनस VC, इन दोनों का परिणामी बीच में। तो बीच में जो आया है दोस्तों उसको मैं Z लिखूँगा, Z इक्वल टू रूट में VL की जगह पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक ना। इतनी बातें में कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? इतनी बातों में दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों। ये जेड बोले तो एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। जेड क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। अब ये जेड दोस्तों अगर मिनिमम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा धारा ज़्यादा होगी, प्रतिरोध कम होगा धारा ज़्यादा होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा धारा कम होगी। ये तो हमने सीखा हुआ है कि धारा और प्रतिरोध में उल्टा रिलेशन है, एक मुस्कुराएगा दूसरा हंसेगा, दूसरा मुस्कुराएगा तो पहला हंसेगा, उल्टा बोलेगा, मुस्कुराएगा तो हंसेगा, वाह। एक मुस्कुराएगा दूसरा जलेगा, समझो, ऐसे समझ लो ना, ठीक है। जैसे तुम लोग होते हैं ना, किसी से अगर जलन अगर है तो तुमको कोई देख के जल रहा है, उसको देख के मुस्कुराया करो, केवल उसको देख के मुस्कुराओ। देखो उसकी जलन की सीमा जो है ना क्रॉस हो जाएगी। वो बता रहा हूँ कि अगर तुम एक महीना उसको देख के केवल मुस्कुरा दिया करो, जब वो दिखा करे उसको किसी और से बात करते हुए हंसा करो, उसको लगे कि हाँ ये कितना खुश रहता है, कहाँ से इतना खुश रहता है। पक्का बता रहे हैं कि एक महीना में ना वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस तरीके से मत किया करो, नहीं पता चला ना कि बीमार हो जाएगा यार, बीमार अपने को नहीं करना है किसी को। लेकिन हाँ, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट किसी और के लिए जलन पैदा करती है, वो जलन बढ़ाती है, ये बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जेड का मान अपने को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। जेड मिनिमम होगा तो धारा अधिकतम होगी, और धारा अधिकतम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जेड मिनिमम के लिए एक्सएल और एक्सी अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में बर्बाद हो जाते हैं। तो अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो दोस्तों अधिकतम धारा के लिए फॉर मैक्सिमम करंट एक्सएल की वैल्यू इक्वल होगी एक्ससी के। द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, देन करंट इज मैक्सिमम। करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब जो जहाँ पे जेड आएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। जब जेड इक्वल टू आर आएगा, उस दशा में जो करंट आई होगा वह मैक्सिमम करंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 0.5 हेनरी, अच्छा एक्स एल इक्वल टू एक्सी, मतलब अधिकतम धारा के लिए, डायरेक्ट लिखो अधिकतम, ये लाइन फिर यहाँ पे लिखना, अधिकतम धारा के लिए एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल, एक्स सी की जगह पे 1/ओमेगा सी। अपने को क्या पूछा हुआ है, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा किधर भेज दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में LC, ठीक ना। ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.5 गुणे दोस्तों यहाँ पे धारिता दिया 8 माइक्रोफैरड, तो 8 गुणे 10 की घाते -6 फैरड। ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में 8 पंचे 40, 40 में एक जीरो लगाओगे 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घाते -6। ओमेगा इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2, 1/2 गुणे 10 की घाते -6 का 10 घाते -3, नीचेवा आएगा 10 घाते -3 गुणे 10 की घाते -3, ऊपर आ जाएगा 10 घाते +3 बोले तो 1000/2 कितना आ जाएगा, ये 500 रेडियन पर सेकेंड। 500 रेडियन पर सेकेंड, 16 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो भाई दोस्तों, इस वाले सोचो केवल मैंने एक क्वेश्चन बताया, क्या बात है। कोई बात नहीं भाई, ये चीज़ आप जितना बढ़िया सीख पा रहे हो उतने बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना। चलो भाई इरेज करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना कोई बताने वाला नहीं है ना क्वेश्चन कितने पहुँचे। क्वेश्चन 16 पहुँचे, क्वेश्चन 15 पहुँचे। अगर मैं पता चला कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आगे पीछे हो गया ना, आगे पीछे हो जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आगे अकेले पढ़ाने में मज़ा नहीं है। ये तो या तो लाइव हो जाइए या तो फिर बच्चों के सामने पढ़ाइए, लेकिन चलता है भाई, क्या करें। अभी हम लोगों की दुकान शुरू हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि किसी LCR परिपथ में, अब की बार LCR परिपथ जो भी मैंने समझाया आपको,
LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हों तो दोस्तों फिर फिगर बनाऊं, फिगर इतना बार बना दूं कि तुम लोग देख करके तुम लोग की निगाहों में ये बस जाए। लो भाई VC हो गया ये। अब दोस्तों आपको पता है कि VL और VC का जो परिणामी होगा इधर आ जाएगा और इसको मैं लिखूंगा VL माइनस VC, ठीक ना। अब VL माइनस VC इधर, VR इधर, इन दोनों का परिणामी इधर, ये हो जाएगा। इसको आपकी बार क्वेश्चन में लिखा V0, क्वेश्चन वाला लिखा हुआ है V0। आपको पता है दोस्तों V0 इक्वल टू रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर होता है। लेकिन आपको रूट में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। अगर स्क्वायर, अच्छा रूट नहीं दिया है, रूट हटा दो। रूट कब हटता है? जब स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो V0 स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका सही है। देखा ना, जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने जितना देर तक समय दिया आपको, उस समय का फ़ायदा यहाँ पे निकल के आया। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है कि एक परिपथ में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर 90 वोल्ट तथा धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। परिपथ में प्रयुक्त स्रोत की वोल्टता है। अरे भैया एकदम यही है, यही क्वेश्चन है। स्रोत की वोल्टता मान लो V इक्वल टू रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो V इक्वल टू रूट में VL की वैल्यू कितना दिया हुआ है? L के सिरों के बीच विभवांतर 90 वोल्ट, C के सिरों के बीच 60, तो 90 माइनस 60 प्लस R का कितना दिया हुआ है? 40 का स्क्वायर। तो 90 में से 60 गया 30, तो 30 का स्क्वायर, 30 का हो जाएगा 900, 4 का 1600, 16 9 2500, 2500 का वर्गमूल 5, 25 का 5 और 200 का 150, ठीक भाई, 50 वोल्ट। 18 का A, 18 का आपका ऑप्शन A सही है, ठीक ना। देखो ये दो क्वेश्चन बढ़िया आ गए ना, कि कोई दिक्कत हुआ? एकदम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 100 वोल्ट RMS का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एक LCR श्रेणी परिपथ के सिरों के बीच लगाया गया है। अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व के सिरों के बीच तथा संधारित्र के सिरों के बीच प्रत्येक में 400 वोल्ट का विभवांतर है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। चलो भाई, अनुनाद की स्थिति में दोस्तों पहली बात तो ये क्या कह रहा है आपको? 100 वोल्ट VRMS का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एक LCR श्रेणी परिपथ के सिरों के बीच लगाया गया है, ठीक ना। तो VRMS यानी VRMS इक्वल टू, यहाँ VRMS लिखो, यहाँ पे V0 अपने मन से दे दिया था, VRMS होना चाहिए। VRMS इक्वल टू रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये हो गया। अब की बार V कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। 100 इक्वल टू रूट में, आगे देखो, के बीच लगाया गया। अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व के सिरों के बीच तथा संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर प्रत्येक में 400 वोल्ट का विभवांतर है। दोनों में 400 वोल्ट हैं, तो 400 माइनस 400, आपको पता है अनुनादी में दोनों सेम हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 400 लिख दिया है ताकि जीरो हो जाएं, सेम होकर बर्बाद हो जाएं। अच्छा, क्या पूछ रहा था? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR पूछा हुआ है, VR स्क्वायर। तो दोस्तों ये 100 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 0 प्लस VR स्क्वायर, करड़ी हटाने के लिए स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा, या तो डायरेक्ट है, नहीं क्यों करड़ी हटाओगे भाई, रूट में VR स्क्वायर, तो 100 इक्वल टू VR हो जाएगा। VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया? 19। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 30 ओम, प्रेरक प्रतिघात व धारित्र प्रतिघात प्रत्येक 20 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा है। देखो क्या परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा ना, परिपथ की प्रतिबाधा Z, तो क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हाँ 20। LCR है तो परिपथ की प्रतिबाधा Z है। Z इक्वल टू रूट में, Z इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा? देखो जब V वाला चल रहा था तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब Z चलेगा तो जब Z किया, इसका वोल्टेज का प्रतिबाधा Z हुआ, इसका XL, इसका XC, इसका R, ठीक ना। तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? VL की जगह पे क्या हो जाएगा? XL माइनस VC की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? XC, VC जगह पे XC ना, XC का होल स्क्वायर
प्लस आर जगह पे आर स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपना फार्मूला तैयार हो गया। ये क्या हो गया अपना फार्मूला तैयार कि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फार्मूला तैयार। अब कह रहा है इस फार्मूले में परिपथ में प्रतिरोध है 30 ओम, प्रेरण प्रतिघात व धारती प्रतिघात प्रति 20 ओम है, दोनों 20-20 ओम के हैं। तो रूट में 20 माइनस 20 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो z इक्वल टू रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो z इक्वल टू रूट में 30 स्क्वायर, तो z इक्वल टू 30 ओम। ये आपका आ गया भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए, ठीक है। चलो तो देखो दोस्तों इस वाले कितना हुआ, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, मज़ा आ गया ना। तो ऐसे कहीं टाइम लगेगा कहीं कम टाइम लगेगा, तो ये तो होता जाता रहता है, ये तो राजकाज है ना, ये तो चलता रहेगा। चलो भाई 1 घंटे हम लोग पढ़ लिए, 1 घंटे में दोस्तों कितने में 20 क्वेश्चन, अगले आने वाले घंटों में 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाना चाहिए यार, ठीक ना। या 2 घंटे के ऊपर जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, अगले आने वाले 1 घंटों में थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्या आप, हल्का सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक ना। 1 घंटे हो गया है और 1 घंटे लगातार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना आ जाएगा 21, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में आर 100 ओम, XL 300 ओम तथा XC 200 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं। आरोपी विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर पूछ रहा है। चलो भाई देखो जरा, तो ये कौन सा है, LCR परिपथ हो गया ना, R दिया हुआ है, XL दिया हुआ है, XC दिया हुआ है, ऐसे बनाओ भाई। इधर हो गया आपका R, इधर हो गया आपका XL, इधर आपका हो गया XC, ठीक ना। XL और XC का जो रिजल्टेंट यहाँ पे आता है उसको हम लोग लिखते हैं XL माइनस XC। इन आपका इसका परिणामी इधर आ जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं Z, ठीक। तो पहले हम लोग Z निकाल देते हैं। Z क्यों निकालेंगे भाई, हमें क्या पूछा है, आरोपी विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, आरोपी विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में तथा धारा में कलांतर पूछा हुआ है। कलांतर निकालने के लिए यहाँ जैसे मिला दो, इसको बना दो फाई, ये अपने से फाई पूछा हुआ है, तो tan फाई लगाओ, tan फाई। अगर ये XL माइनस XC है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, XL माइनस XC हो जाएगा। अगर दोस्तों ये XL माइनस XC है तो ये भी क्या होगा, XL माइनस XC होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, XL माइनस XC हो जाएगा। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपान बेस क्या हो जाएगा, R। तो XL अपने को दिया हुआ है ना, XL दोस्तों अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर, XL 300 दिया हुआ है, XL कितना दिया हुआ है 300, XC कितना दिया हुआ है 200 बटे R कितना दिया हुआ अपने को 100, 300 में से 200 गया तो 100 बटे 100, tan फाई इक्वल टू 1, तो tan फाई इक्वल टू tan 45, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। देखा ना कितनी आसानी तरीके से लगा। ये वाला चीज़ देखो मैंने दोस्तों कितनी बार आपको बना चुका हूँ, 7 8 9 10 बार होता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक ना, ताकि आपको एकदम नज़र में, बार बार बना रहा हूँ इसको मैं। 21 के बाद 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V इक्वल टू 100 पाई 100 साइन 100 t वोल्ट तथा I इक्वल टू 100 साइन 100 t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति होगी। दोस्तों व्यय वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, पहली बार मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूँ क्या, V इक्वल टू 100 साइन 100 t, I इक्वल टू लिखा हुआ है I इक्वल टू 100 साइन 100 t 100 साइन 100 t प्लस π/3 और इसकी जगह पे लिखा हुआ है मिली एम्पियर, ठीक ना। तो यहाँ से औसत शक्ति का फार्मूला होता है दोस्तों, औसत शक्ति का फार्मूला होता है P बार VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो P बार इक्वल टू VRMS की वैल्यू पता ही नहीं है, तो VRMS जगह पे V0 अपान रूट में 2 इंटू IRMS वैल्यू I0 अपान रूट में 2 इंटू कॉस फाई। VRMS दिया है क्या, एकदम दिया है,
देखो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई दिया है। इसका मतलब ये वी नॉट है, ये आई नॉट है, ये ओमेगा है, ये फाई है। ओमेगा की तो अपनी ज़रूरत ही नहीं है, ओमेगा की दोस्तों अपने को तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ओमेगा की ज़रूरत ही नहीं है। तो पी बार इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू क्या है 100 अपान रूट में 2 इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या है 100 अपान रूट में 2 इंटू कॉस फाई कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। पी बार इक्वल टू 100 गुणे 100 100 गुणे 100, 2 बार रूट में है तो 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा 4, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, 25 और 1 0 का 2 0। ठीक ना। एक चीज़ देखो हमने मिस किया है, ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को क्या बनाना पड़ेगा एम्पियर, और मिली एम्पियर को एम्पियर बनाने के लिए यहाँ पे इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई इसमें करना था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो 1 2 3, तो पी बार इक्वल टू आ जाएगा 2.5 वाट। ठीक ना, 2.5 वाट। आसान लगा, कुछ नहीं था दोस्तों, ये औसत शक्ति निकालने का फार्मूला पी बार इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। वी आर एम एस की वैल्यू वी 0 अपान रूट में 2, आई आर एम एस वैल्यू आई 0 अपान रूट में 2 इंटू कॉस फाई। इस वाले क्वेश्चन से वी नॉट आई नॉट मिल गया, कॉस फाई मिल गया, मैंने मुस्कुराते हुए रखा, आंसर मुस्कुराते हुए आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ। इरेज करने से पहले क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्योंकि एकदम इसी के जैसा है। कह रहा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है। तो दोस्तों अगर वोल्टेज V हो और वोल्टेज V हो और धारा I हो तब शक्ति क्षय जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात करें, अगर हम लोग केवल दिश धारा की बात करेंगे तो वहाँ पे दिश धारा में P इक्वल टू होता है VI, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपने क्या देखा कि औसत शक्ति क्षय जो होता है वह VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, यानी जो औसत शक्ति है, औसत शक्ति डिपेंड करता है वोल्टेज और कलांतर के बीच के कला पर यानी कलांतर पर, कोण पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज और करंट के बीच कितने का फेज है, कितने का कला है, उस पर डिपेंड करता है औसत शक्ति। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 का डी। ठीक ना, 23 का डी। अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, इरेज करें भाई एकदम। 24 भी दोस्तों क्वेश्चन एकदम इसी टाइप का है, 24 वाला भी। और आप लोग देखोगे तो 24 मुझे लग रहा है वीडियो को देख करके पहले आप लोग खुद लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, आप लोग वीडियो को रोक करके पहले आप लोग खुद लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपसे कह रहा है कि किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता VT इक्वल टू 30 साइन 1000 टी वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 0.3 साइन 1000 टी माइनस 60 डिग्री एम्पियर प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति, डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, औसत शक्ति P बार इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। VRMS अपने को नहीं पता है, तो VRMS का फार्मूला V0 अपान रूट में 2 इंटू I0 अपान रूट में 2 इंटू कॉस फाई। P बार इक्वल टू V0 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ सामने आपको समीकरण दिख रहा है, उसमें देख लो 30 दिख रहा है, 30 बटा करड़ी में 2 प्लस I नॉट देख लो 0.3 बटा करड़ी में 2 cos 60 अंश का मान एक वाली 2 cos 60 अंश। P बार इक्वल टू 30 का इसमें गुणा करोगे 3 त्रिका 9 1 0 1.9 हो गया 9 बटा 2 गुणे cos 60 अंश का मान 1 बटा 2, तो P बार इक्वल टू 9 बटा 4 यानी 4 दूनी 8 2.25 वाट 2.25 वाट। ये हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी यंत्र में प्रवाहित धारा I तथा आरोपी विभवांतर V समीकरण I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर तथा V इक्वल टू 5 कॉस ओमेगा टी वोल्ट द्वारा दिए गए हैं। यंत्र में शक्ति क्षय होगी। चलो भाई जरा देखो समीकरण पहले मैं लिख दूँ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी यंत्र में प्रवाहित धारा I तथा आरोपी विभवांतर V समीकरण I अपने को दिया हुआ है I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी
जबकि दोस्तों v वाला दिया है v इक्वल टू 5 cos ओमेगा t, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये साइन में ये कास में मज़ा नहीं आया, एक साइन में एक कास में मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा आएगा कब मेरे हीरो, मज़ा तब आएगा जब दोनों साइन में हो या तो दोनों कास में हो। आओ कास वाले को चेंज कर देते हैं, कास वाले को चेंज करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जगह पे ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो कोई बात नहीं, तो इसको मैं ऐसे भी कर दूँ क्या, v इक्वल टू माइनस 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक ना। अब देखो ये i हो गया, यहाँ से i नॉट, यहाँ से v नॉट, और ये वाह भाई फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो आप जानते हो औसत शक्ति p बार इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला आप लिखोगे कि फार्मूला क्या लिखोगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, और फाई की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2, और कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कास पाई बाई वैल्यू 0, अपने को वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस निकालने की कोनो ज़रूरत नहीं है, पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि ए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। परिपथ में औसत शक्ति होगी, वही फार्मूला फिर लगा दो भैया, फिर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब की बार भी क्या है, अब की बार भी cos पाई बाई 2 है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सामने देखो यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस क्या मिला, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पूरा p बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपसे कह रहा है कि चौक कुंडली ऐसी कुंडली होती है। दोस्तों चौक कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है जिसका जो प्रेरकत्व होता है वह सबसे अधिक होता है, जबकि प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, ठीक ना। तो चौक कुंडली शायद आपके सिलेबस में अब की बार तो नहीं है ये चौक कुंडली, लेकिन फिर भी एक दो बातें सुन लो। चौक कुंडली दोस्तों दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा को मापने के लिए हम लोग लगाते हैं धारा नियंत्रक। दिष्ट धारा को, जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा को नापने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक लगाते हैं, धारा नियंत्रक लगाते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा हो, प्रत्यावर्ती देखो मैं नापने के लिए बोला, नियंत्रित करने के लिए ना, प्रत्यावर्ती धारा हो, प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चौक कुंडली लगाते हैं, चौक कुंडली लगाते हैं। ये जो दिष्ट धारा नियंत्रक होता है, जिससे धारा नियंत्रक जो दिष्ट धारा को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में लॉस होती है। जबकि चौक कुंडली में ऊर्जा उष्मा के रूप में लॉस नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो चौक कुंडली में प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि प्रेरकत्व ज़्यादा होता है, ठीक ना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसको इरेज कर दूँ, चलो भाई इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुंच गए ना, धीरे धीरे हो जाएगा भाई, ठीक है, डरो मत एकदम। 45-46 क्वेश्चन है, 28 पे पहुंच गए हैं, तो मिला जुला के 18 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक ना। अभी मत सोचो कि 1 घंटे लगने वाले हैं, क्यों सर, लग भी सकते भाई। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का 10 ओम का प्रतिरोध 5 मिली हेनरी की कुंडली तथा 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब संयोग को उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो परिपथ में अनुनाद होता है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति। चलो भाई, अनुनाद आवृत्ति जो दोस्तों, पहले अनुनाद आवृत्ति कब निकलेगा, जब हम लोग अनुनाद की कंडीशन जानेंगे। अनुनाद की कंडीशन दोस्तों होती है, मैंने बताया कि आपको XL इक्वल टू XC। जब XL इक्वल टू XC होता है तब उस समय प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, मिनिमम होता है। प्रतिरोध के मिनिमम होने से करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अनुनाद की स्थिति में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब होता है, जब XL इक्वल टू XC हो। XL की जगह पे ओमेगा L,
एक्स सी की जगह पे 1/ओमेगा सी, तो गुणा कर दोगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। ठीक है ना। तो आवृत्ति की बात कर रहा है ना, अनुनादी आवृत्ति, अभी ये कोड़ी आवृत्ति है, तो 2πf इक्वल टू 1/√LC, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π√LC। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अनुनादी आवृत्ति पे फ़र्क तभी पड़ेगा जब हम L और C की वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। जब C और L की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तभी जा कर के इसमें फ़र्क आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हम लोग प्रतिरोध को घटा बढ़ा दे रहे हैं ना। क्या कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, भैया इसमें प्रतिरोध आ ही नहीं रहा है, ये प्रतिरोध पर डिपेंड ही नहीं करता। प्रतिरोध को तुम आधा करो, चाहे दोगुना करो, चाहे चौथाई करो, चाहे जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन आवृत्ति पर कौनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनुनादी आवृत्ति है वह प्रतिरोध पर डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में लिखा होगा अपरिवर्तित रहती है, वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपसे कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में R 25 ओम, L 1 मिली हेनरी, V0 इक्वल टू 50 वोल्ट तथा ओमेगा इक्वल टू 100 हर्ट्ज अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा इक्वल टू क्या होता है, धारा IRMS इक्वल टू क्या होता है, VRMS/Z। तो IRMS इक्वल टू VRMS तो दिया नहीं है, तो VRMS जगह में V0/√2 इंटू 1/Z। जब दोस्तों अनुनाद की स्थिति होती है तब उस समय XL इक्वल टू हो जाता है XC, तब Z इक्वल टू क्या हो जाता है, R। अनुनाद की स्थिति में XL XC के इक्वल होता है और Z की वैल्यू R हो जाती है। Z की जगह पे मैं R रख दूंगा। IRMS इक्वल टू V0/2 गुणे 1/R। IRMS पूछा हुआ था, IRMS इक्वल टू V0 की वैल्यू दिया है क्या, V0 दोस्तों अपने को दिया हुआ है 50 वोल्ट, 50/2 गुणे 1/R। R कितना दिया है 25 ओम, 1/25, 25 के 25, 25 दूना 50, तो IRMS इक्वल टू 2/2, ऊपर नीचे करड़ी हटाने के लिए करड़ी में 2 से गुणा कर दो, तो 2 करड़ी में 2/2, 2 बेचारे बर्बाद हो गए, तो IRMS इक्वल टू करड़ी में 2। ये हो गया भाई, IRMS इक्वल टू क्या आ गया, करड़ी में 2। 29वां का ऑप्शन नंबर डी, 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक ना। चलो भाई 29 तक हो गया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 भी एकदम इसी के जैसा है क्या। चलो थोड़ा सा ऊपर मिटा दें, पहले मैं ऊपर मिटा के पूरा ही मिटा देता हूँ यार, छोड़ो। ठीक ना, पूरा ही मिटा के करूँ, पूरा जगह मिले, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे लग जाता है ना, जगह नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, LC परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो तो ए क्या ऑप्शन है, धारा अधिकतम होती है, बी धारा न्यूनतम होती है, सी वोल्टेज न्यूनतम होता है, डी वोल्टेज अधिकतम होता है। बताइए। चलो भाई, LC परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC ओमेगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अधिकतम, धारा अधिकतम होती है। क्या कह रहा है यार, LC ओमेगा कोणीय आवृत्ति का बदलते वोल्टेज लगाया जाता है यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो तो LC परिपथ क्या बोल दिया है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 30 में कह रहा है कि LC परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो तो धारा अधिकतम होती है। इसका मतलब कि भाई ये LC आपको इस तरीके का तभी मिलेगा जब ये परिपथ क्या होगा, अनुनादी परिपथ होगा।
अगर ये चीज़ ऐसा मिल रहा है इसका मतलब अपना परिपथ क्या है, अनुनादी परिपथ है। और अनुनादी परिपथ में मैंने आपको एक चीज़ सिखाया कि भाई ये फार्मूला तभी आता है जब परिपथ अनुनादी होता है, और अनुनादी परिपथ है तो वहाँ पे एक्स एल इक्वल टू होता है एक्स सी। जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा तो वहाँ पे जेड इक्वल टू हो जाएगा आर। इसका मतलब है कि प्रतिरोध क्या हो गया दोस्तों, जो प्रतिरोध बोलो या प्रतिबाधा बोलो, यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। जब प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम। प्रतिरोध हुआ न्यूनतम और धारा हुआ अधिकतम, और जहाँ पे धारा अधिकतम तो धारा आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। अगर धारा अधिकतम तो वोल्टेज अधिकतम, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो ये देखो कहाँ पे जहाँ धारा और वोल्टेज अधिकतम आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, धारा अधिकतम होती है, ऑप्शन ये सही है। धारा न्यूनतम होती है गलत, वोल्टेज न्यूनतम होता है गलत, वोल्टेज अधिकतम होता है सही। तो ए और डी, यानी ए धारा अधिकतम होती है सही बात, डी वोल्टेज अधिकतम होता है, ये बात सही है, ठीक है ना। तेरी दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ये चीज़ लिखा है, इसका मतलब है कि परिपथ अनुनादी परिपथ रहा होगा। जब अनुनादी परिपथ रहेगा तो वहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उस दशा में प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम। भाई पहले प्रतिरोध में क्या थे, जेड इक्वल टू रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। लेकिन जैसे ही अनुनादी परिपथ हुआ एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया तो जेड केवल बेचारा बचा आर, यानी जेड प्रतिबाधा कम हो गई, प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध कम हुआ तो धारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और धारा ज़्यादा हुआ तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों आपसे कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपथ, शक्ति गुणांक, अब शक्ति गुणांक दोस्तों, शक्ति गुणांक के लिए cos फाई ना, तो पहले मैं आपको ऐसे बना दूँ एक जरा, इधर हो गया आपका वी आर, इधर हो गया आपका वी एल, इधर आपका हो गया आपका वी सी। तो अपने को धारा वोल्टेज के बीच में कलांतर देखना होता है। तो कह रहा है कि शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। शक्ति गुणांक दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, cos फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। cos फाई की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो cos फाई 1 किसके लिए आता है, वही शक्ति गुणांक अधिकतम होगा। चेक करते हैं ऑप्शन। केवल प्रेरकी में केवल प्रेरकत्व अगर रहेगा, केवल धारती रहेगा, प्रेरकी एवं धारती रहेगा, केवल प्रतिरोध युक्त हो। अगर दोस्तों केवल प्रेरकी हो, प्रेरकी रहेगा, धारा यहाँ पे, धारा इधर, प्रेरक इधर, प्रेरकी मतलब जिसमें प्रेरकत्व लगा हो यार, धारा इधर प्रेरकत्व इधर, कोण कितना बना, π/2, तो भैया 0 हो जाएगा। इस दशा में cos फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शक्ति गुणांक न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, केवल धारती हो, धारिता इधर, करंट इधर, अब भी कोण कितना बनेगा, π/2 बनेगा, तब भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। प्रेरकी और धारती हो, एल हो और सी हो, तो इन दोनों का ऊपर जाएगा, यानी दोनों के बीच में कलांतर कितना, पाई है, और cos पाई की वैल्यू -1, अभी न्यूनतम होगा। अगर केवल प्रतिरोध हो, प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध और धारा दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, कोण क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब अगर केवल प्रतिरोध लगा है, केवल प्रतिरोध लगा है, उस दशा में आपका cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, 1, और cos फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों रहा अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में धारती प्रतिघात तथा प्रेरकी प्रतिघात में कलांतर है। तो LCR परिपथ है को धारा स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति है, अनुनाद की स्थिति में XL = XC हो जाता है। धारती प्रतिघात तथा प्रेरकी प्रतिघात में कलांतर, तो धारती प्रतिघात बोले तो XC, यही फिगर दोस्तों आपका है। इधर आपका हुआ R, इधर हुआ आपका XL, इधर आपका हुआ आपका XC, ठीक ना, XC हो गया। तो कह रहा है LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में धारती प्रतिघात XC तथा प्रेरकी प्रतिघात XL में कलांतर होगा। दोनों में कलांतर दोस्तों हो जाएगा पाई, 32 का D, 32 का D, सही है। दोनों में कलांतर देखो, XL ऊपर है, XC नीचे है, इनके बीच में कलांतर ये कितना है, पाई का है, वही पूछ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर दूँ तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक ना।
इरेज कर दें? चलो भाई इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध है। LCR परिपथ है और उसके लिए शक्ति गुणांक 1 होना चाहिए। तो शक्ति गुणांक 1 देखो भाई क्या है, क्या कह रहा है भाई, LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए शक्ति गुणांक भाई LCR परिपथ शक्ति गुणांक 1 कब होगा? जब cos फाई मैक्सिमम होगा, ठीक ना, cos फाई मैक्सिमम होगा। तो LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए देखो शक्ति गुणांक का एक और फार्मूला होता है भाई, शक्ति गुणांक cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। अब ये फार्मूला कैसे होता है इसको देखो ज़रा। ये मान लो मैंने इधर बनाया VR, इधर मैंने बताया आपका VL, इधर मैंने बनाया आपका VC, ठीक ना। R ना टर्म केवल R में बात करूँगा, R यहाँ पर मैं लिखूँगा XL, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा XC। ये बातें तो दिमाग में बैठ गई होगी। XL XC का रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा XL माइनस XC, और XL माइनस XC इधर, R इधर, इनका परिणाम ये इधर, इसको मैं लिखता हूँ हम लोग Z। इसको मिला देंगे और ये बन जाएगा आपका कोई ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। cos फाई लगाओ, cos इक्वल टू क्या होता है? cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा? R, हाइपोटेनस की जगह पे Z, ठीक ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस R/Z, ठीक ना। ये फार्मूला इस तरीके से बनता है। अब ये कह रहा है कि ये इसकी R/Z की वैल्यू अगर 1 आ जाती, R/Z की वैल्यू अगर 1 आ जाती तो मैं कहता कि cos फाई क्या है? मैक्सिमम है। अगर R/Z की वैल्यू 1 आ जाए यानी R/Z यानी ये Z बन जाए, तो Z क्या बन जाए? R बन जाए। तो आपको पता है दोस्तों ये जो Z होता है, सिंस Z इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z का फार्मूला होता है रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों ये R कब बनेगा? जब यदि XL इक्वल टू XC हो जाए। अगर XL इक्वल टू XC हो जाए तब Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब Z इक्वल टू R हो जाएगा। तो अगर XL इक्वल टू XC है तब, तो अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ये तो बात आपको समझ में आएगा कि R हो जाएगा। अगर XL इक्वल टू XC है तो आपको इस तरीके से दिखा नहीं है कोई, तो XL की जगह पे लिखा हुआ है ओमेगा L और XC जगह पे 1/ओमेगा C। अगर ऐसा मिल जाए तो आपको पता है दोस्तों अगर XL XC के इक्वल हो जाएगा तो Z की वैल्यू R हो जाएगा। जब Z की वैल्यू R हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यही cos फाई की वैल्यू 1 क्या दिखाता है? मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब XL इक्वल टू XC होगा। तो XL इक्वल टू XC नहीं दिया है, XL की जगह पे ओमेगा L और XC की जगह पे 1/ओमेगा C हो जाएगा। ठीक, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम लोग 34। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपसे कह रहा है कि LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है। अरे लो भैया, शक्ति गुणांक का मान देखो मैंने यही लिखा, LCR परिपथ में शक्ति गुणांक cos फाई की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। वाह, मजा आ गया, तुरंत हो गया, तुरंत। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि शुद्ध प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। शुद्ध प्रेरकी परिपथ में कोई शुद्ध प्रेरक, केवल प्रेरक लगा हुआ है, तो आपको पता है दोस्तों I इधर होता है, L इधर होता है। तो L मैंने इधर लिखा, यानी XL लिखो चाहे VL लिखो, चलो XL मैंने लिख दिया। अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? अब इनके बीच में दोस्तों एंगल जो बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री। और क्या पूछा हुआ है? शक्ति गुणांक आपको पता है cos फाई, तो फाई के प्लेस पर क्या लिखोगे? 90 डिग्री या पाई/2 की वैल्यू 0। तो शक्ति अगर शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारती है तो उसमें cos शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I और XL के बीच एंगल कितना बन गया? पाई/2 बन गया। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है LCR क्रमशः स्वप्रेरक धारिता में प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? आवृत्ति दोस्तों, आवृत्ति का विमीय सूत्र समझो। आवृत्ति
आवृत्ति को दोस्तों हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू होता है 1/t, तो आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति कहलाता है। बीमा की बात करें f/t, बीमा की बात करें तो बीमा हो जाएगा t का कैपिटल टी ऊपर जाएगा -1, तो t का मतलब आवृत्ति का बीमा क्या होता है t-1। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पिछले वाले वीडियो में आपको मिला था L/R की बीमा क्या थी, t था। दोस्तों L/R ही नहीं, साथ साथ में L/R हो गया, RC हो गया, और रूट में आपका LC हो गया। इन सभी की बीमा, L/R की बीमा, RC की बीमा, रूट में LC की बीमा, सभी की बीमा क्या होती है, t होती है। सभी की बीमा क्या होती है, t है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बीमी सूत्र आवृत्ति का नहीं है, तो 1/RC का बीमा क्या होगा, अगर RC बीमा t है तो 1/RC का t-1 मतलब है। L/R बीमा t होता है, भाई यहाँ पे देखो L/R बीमा t, तो R/L की बीमा क्या हो जाएगा, t-1, और t-1 किसका है, आवृत्ति का। RC का बीमा t है तो 1/RC का बीमा क्या हो जाएगा, t-1, और t-1 का बीमा क्या है, आवृत्ति का। LC का बीमा t है तो 1/रूट में LC का बीमा क्या हो जाएगा, t-1, ये किसका है, आवृत्ति का है, ठीक है। तो बचा कौन सा, बचा दोस्तों आपका R/L तो हो गया, C/L देखो कहीं आया नहीं, तो C/L आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का D, ठीक ना। 36 का आंसर आपका D सही हो जाएगा, ठीक ना। 36, चलो हो गया भाई। 37 पे आते क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। इरेज करते हैं, चलो भाई इरेज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर ये हमने लगाया 36, ये क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको याद कर लेना है कि L/R, RC और रूट में LC, ये तीनों की बीमा क्या होता है, t ही होता है। तो उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 हो गया ना, 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 दोस्तों आपसे कह रहा है कि समय t बीमा नहीं है, समय t बीमा नहीं है, बताओ। L/R अभी मैंने बताया L/R की बीमा t होता है, L/R की बीमा क्या होता है, t होता है। RC की बीमा क्या होता है, t होता है। और मैंने एक और बताया रूट में LC की बीमा क्या होता है, t होता है। तीनों की बीमा t होता है, जबकि R/C की नहीं है, तो 37 का D हो जाएगा आपका आंसर, 37 का D, ठीक ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों आपसे कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, तो आपको दोस्तों पता है अनुनाद की दशा में XL होता है वह XC के इक्वल होता है। अनुनाद की स्थिति में XL XC के इक्वल होता है, तो XL इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L, XC हो जाएगा 1/ωc। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में LC। आवृत्ति पूछा हुआ है तो 2πf इक्वल टू 1/रूट में LC, तो ओमेगा इक्वल टू f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π रूट में LC, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर A, 38 का ऑप्शन नंबर D दे रहा है भाई, गलत दे रहा है, ठीक ना। 38 का ऑप्शन नंबर D दे रहा है। अब देख लो ऐसे से हो जाती है यार कभी कभी गलती, ठीक ना। अभी हमने इतने क्वेश्चन लगाए, सब क्वेश्चन में देखो मैच करता रहता हूँ ऑप्शन, कि हाँ क्या हमारा ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। पीछे जो आपका उत्तर माना दिया है ना, उसमें मैच करता रहता है भाई। देखो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी होना अपने को, हो सकता है यार हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम लोगों से गलतियाँ होती रहती हैं। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो समझो मैं टीचिंग करना सीख रहा हूँ। अगर भाई मुझसे गलती बहुत सारी हो सकती है, इसलिए मैं बार बार आंसर को देखता रहता हूँ, क्या आंसर सही मैं ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे सही से एकदम कुछ है ही नहीं है, अनुनाद की स्थिति है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आंसर दूसरा दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर गलत हो गया है। हो जाता है यार बुक से कभी कभी, ठीक ना। तो लेकिन हाँ ये बुक ऐसी है, या बहुत सारी ऐसी बुक होती हैं जिसमें रेयर केस में गलती मिलती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस वाली बुक में बहुत रेयर केस में गलती आपको मिलती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया कि 38 ना, हाँ 38 के बाद 39 दोस्तों कह रहा है आपसे कि एक श्रेणी LC अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से फोर्सी परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए। तो यह आवृत्ति F इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2π रूट में LC। कह रहा कि बताओ अगर हम C को फोर्सी कर दें तो L को कितना करें कि आवृत्ति F ही रहे, मतलब ये फार्मूला चेंज ना हो।
तो ये फार्मूला तभी नहीं चेंज होगा जब हम लोग देखो, अगर हम लोग सी को क्या कर दिए 4c कर दिए, तो एल को हम लोग क्या कर दें l/4 कर दें, ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए, तो फिर अपने को वही मिल जाए 1/2 पाई रूट में LC। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हमने C को 4c किया तो L को अपने को क्या करना पड़ेगा l/4 करना पड़ेगा, तब इस फार्मूले में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। जब कोनो परिवर्तन नहीं होगा तो ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40, 39 की बात, क्वेश्चन नंबर 40। अब की बार है 40 की बारी, चलो कर लो सभी लोग तैयारी। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति L दिया है, L इक्वल टू 0.02 हेनरी, C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। चलो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व आप लोग करोगे। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति का फार्मूला F इक्वल टू 1/2 पाई रूट में LC, ठीक ना। तो अपने को क्या पूछा हुआ है, परिपथ की आवृत्ति पूछ रहा है, तो F इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 रूट में, अपान इतना बड़ा बना देता हूँ, रूट में L की वैल्यू 0.02 और C की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁶ फैरड। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। छोड़ दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 इरेज कर दे भाई पहले। ये बुरा तो नहीं मानोगे ना यार, तुम लोग गुस्साओगे तो नहीं ना कि हाँ सर यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कराए, आंसर चेक नहीं कराए। ठीक है, 1 घंटा 37 मिनट होने वाला है, 36.5 हो गया ना, 1 घंटा 36 मिनट हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो और लंबी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही 1 घंटा 40 मिनट में मैं चल रहा हूँ। अभी कितने भी क्वेश्चन बाकी हैं, अभी भी दोस्तों अपने को 6 क्वेश्चन बाकी हैं। तो 6 क्वेश्चन बाकी हैं, तो अपने को 6 क्वेश्चन लगाने में कम से कम आधा घंटे तो लग ही जाएंगे। तो ये 2 घंटे पार नहीं हो जाए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, ठीक ना। आप लोग सॉल्व कर सकते इतना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, 40 हो गया ना, 41, क्वेश्चन नंबर 41। 41 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.25 हेनरी के प्रेरकत्व के समांतर में कितनी धारिता जोड़ी जाए जिससे यह संयोजन वोल्टता Vt = 5 sin 4000t से अनुनाद करे। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.25 हेनरी L दिया है, 0.25 हेनरी के प्रेरकत्व के समांतर में कितनी धारिता जोड़ी जाए, मतलब उसके समांतर में नहीं, इतने समांतर क्रम में नहीं, समांतर में कितनी धारिता जोड़ी जाए, मतलब C कितना जोड़ा जाए, C कितना रखा जाए, C की वैल्यू, जिससे यह संयोजन Vt फंक्शन है, कह रहा है, मतलब वोल्टेज T का फंक्शन है 5 sin 4000t, ठीक ना, के अनुनाद करे। तो यहाँ दोस्तों आपको ये V0 हो गया, तो V0 इक्वल टू हो गया 5 और ओमेगा इक्वल टू हो गया 4000। आपको पता है दोस्तों ओमेगा इक्वल टू होता है 1/रूट में LC। अपने को क्या चाहिए, C चाहिए, तो स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर L, तो C इक्वल टू 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 4 का 16, 4 का वर्ग 16 और 3 का हो जाएगा 60, 10⁻6 लिख दे रहा हूँ, इनटू L कितना दिया 0.25, ठीक ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, ठीक ना। और 2 अंक पे दशमलव, ये हो गया गुणे 10⁻6, ऊपर जाएगा तो -6। C इक्वल टू 1/4 गुणे 10⁻6, 1/4 तो दिया नहीं होगा, 1/4 तो दिया नहीं, 1/4 का मतलब होता है 0.25 माइक्रोफैरड। 41 का ए आ जाना चाहिए भाई, 41 का ऐसा ही है। C इक्वल टू 0.25 10⁻6 मतलब माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 41 का C, ठीक, 41 का C नहीं, 41 का ए, ठीक ना, ऑप्शन ए सही है। बाकी C मैंने यहाँ पे लिखा, C मतलब धारिता। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 42, अब भाई हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर ट्रांसफार्मर, मतलब 42 से दोस्तों लगातार अब जो है अपने को 42, 4, 46 यानी टोटल 5 क्वेश्चन हो गए ना। तो जो 4-5 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे, अब अपने को कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रांसफार्मर के। अब ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लगाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन डायरेक्ट लगाते हैं भाई, ठीक ना। कह रहा दोस्तों एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है तथा निर्गत में लगे लोड में 80 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात 20:1 है।
यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा होगी। चलो भाई क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, बाकी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। नहीं तो मेरा मूड बन रहा था ना ट्रांसफार्मर के बारे में मैं पूरा बताऊँ। ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा बताने के लिए दोस्तों ना कम से कम चाहिए मुझे आधा घंटा मतलब क्वेश्चन ले, आधा घंटा क्वेश्चन ही लेगा, ट्रांसफार्मर लगाने लगूँगी घंटा और हो जाएगा। देख के तुम लोग डर जाओगे ना। एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है, तो वीपी कितना दिया गया इसको 2400 वोल्ट यानी प्राइमरी वोल्टेज लगा हुआ था। निर्गत में लगे लोड में 80 एम्पीयर धारा प्राप्त होती है, यानी आईएस जो धारा प्राप्त होती है आईएस कितना धारा प्राप्त हो रही है 80 एम्पीयर धारा प्राप्त होती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात, प्राथमिक में कुंडली फेरों की संख्या NP और द्वितीयक में फेरों की संख्या NS। NP/NS अपने को दिया हुआ है 20:1, ठीक ना। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP अपने से पूछ रहा है, IP 200 अपने से पूछ रहा है। एक लंबा चौड़ा फार्मूला लिखता हूँ, हर जगह काम आएगा। NP/NS/NP इक्वल टू VS/VP इक्वल टू IP/IS इक्वल टू R। ये दोस्तों फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हर क्वेश्चन अभी ट्रांसफार्मर के लग जाने वाले हैं, जहाँ पे NS द्वितीयक में फेरों की संख्या, NP प्राथमिक में फेरों की संख्या, VS सेकेंडरी का वोल्टेज, VP प्राइमरी का वोल्टेज, IP प्राथमिक में धारा, IS सेकेंडरी में धारा, R परिढमन अनुपात। R को क्या बोलते हैं परिढमन अनुपात। तो NS/NP तो मैं क्या कर दूं, मुझे IP ये चाहिए ना, IS पता है, ठीक है, ये फॉर्म लगा दो, मैं सूत्र लगा दूं NS/NP इक्वल टू IP/IS। NS/NP नहीं पता है, NP/NS तो उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा 1/20, अभी 20/1 1/20 आ जाएगा। IP निकालना है, IS कितना मैं रख दूँ 80, 0 0 से कट गया, 2 1 2, 2 चौके 8, तो IP इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पियर। IP कितना हो गया 4 एम्पियर। चलो भाई 42 का सी सही है, ठीक है भाई, ठीक ना। देखा दोस्तों आपने, ये फार्मूला है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे, इरेज कर दूँ मैं, कर दूँ ना, हाँ कर दीजिए सर। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और आगे मैं नहीं बताऊंगा यार, ठीक है ना। आगे तुम लोग गाने को ना एकदम गाने को छाप दिया करो कमेंट बॉक्स में, यहाँ सर ने आपने ये गाना गाया उसके आगे की लाइन ये है, तब पता चले तुम लोग वीडियो पूरा देखे हो, ठीक है ना। तब पता चले कि तुम लोग वीडियो देखे हो ना, थोड़ा पता भी चले ना वीडियो देखे नहीं देखे। 43 क्वेश्चन नंबर 43 देख लो जरा, आपके सामने आ गया भैया। 43 का स्वागत कर लो। 43 कह रहा कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में क्रमशः 500 तथा 2500 फेरे, वाह गजब। यदि इसकी द्वितीय कुंडली के साथ लगे मीटर 8 एम्पियर व 200 वोल्ट पढ़ते हैं, प्राथमिक कुंडली में लगे मीटर पढ़ेंगे। चलो भाई बढ़िया। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में क्रमशः इतने फेरे हैं, तो आपको NP दिया हुआ है, NP प्राथमिक में फेरों की संख्या 500 और NS अपने को दिया द्वितीयक में फेरों की संख्या 2500। दोस्तों ये कौन सा ट्रांसफार्मर अगर पूछा जाए, प्राथमिक में कम फेरे हैं, द्वितीयक में ज़्यादा फेरे हैं, दूसरे में जिसमें ज़्यादा फेरे वो वाला बड़ा होता है, दूसरे में ज़्यादा फेरे वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऊंचाई। पहले में अगर ज़्यादा फेरे होते तो अपचाई, ठीक ना। चलो तो NP हो गया, NS हो गया। इसकी द्वितीय कुंडली के साथ लगे अमीटर 8 एम्पियर, द्वितीय कुंडली इसकी क्या है, इसकी द्वितीय कुंडली के साथ लगे अमीटर, तो IS दिया हुआ है, IS इक्वल टू 8 एम्पियर और VS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट पढ़ते हैं, 200 वोल्ट अपने को पढ़ते हैं। तो अपने को पूछा हुआ है कि IP और VP क्या होगा, IP और VP क्या होगा। चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं, NP NS IS IP, चलो सॉल्यूशन लगाएं, तो NS/NP इक्वल टू IP/IS, ये फार्मूला हो गया। NS की जगह पे 2500, NP की जगह पे 500, IP की जगह पे नहीं पता, IS की जगह पे 8, 2 0 छटक गया, 5 के 5 5 5 25, 5 8 40, IP इक्वल टू क्या हो गया 40 एम्पियर, IP क्या हो गया 40 एम्पियर, ठीक ना। अब देख लो भाई 40 एम्पियर, तो पहले धारा कितनी थी
पहले धारा, अच्छा पहले धारा थी 40 एम्पियर, बाद में कितनी हो गई 8 एम्पियर। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जहाँ पे पहले वोल्टेज भी निकालो तब समझाऊँ, वोल्टेज भी निकालो ताकि एक क्वेश्चन इसी टाइप का है उसको देख करके यहाँ से आप जवाब दे पाओगे। अब मैं क्या कर दूँ, एन एस अपान एन पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी। एन एस की जगह पे 2500, एन पी की जगह पे 500, वी एस की जगह पे 200, वी पी नहीं पता, 2 0 कट गया, 5 के 5 5 5 25 और 5 के 5 5 के 20 40 वोल्ट। तो वी पी कितना आ गया 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। चलो भाई पहले आंसर मिला लिया जाए। आई पी 40 और 40 और 40 40 40 40 43 का बी सही भाई। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाद में वोल्टेज 200 आया, पहले वोल्टेज क्या था 40, यानी पहले वोल्टेज क्या था कम था। वोल्टेज जहाँ कम था वहाँ पे धारा क्या थी ज़्यादा थी। जहाँ वोल्टेज कम, देखो वोल्टेज कम वहाँ धारा ज़्यादा, और जहाँ धारा ज़्यादा वहाँ वोल्टेज, धारा ज़्यादा वोल्टेज कम। उल्टा हो गया क्या, वोल्टेज यहाँ पे कम है धारा ज़्यादा है, और धारा यहाँ पे अच्छा धारा यहाँ पे कम है, धारा यहाँ पे क्या है कम है, धारा यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया ज़्यादा हो गया ना। धारा कम है वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो पहले वोल्टेज क्या था, पहले वोल्टेज था 40, अब कितना हुआ 200, ठीक ना। ये भाई प्राथमिक वाला है ना, पहले वोल्टेज था 40 अब कितना हुआ 200। धारा पहले क्या थी 40 अब कितना हुआ केवल 8, मतलब धारा क्या हुआ, धारा कम हो गया जबकि वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो उल्टा रिलेशन होता है यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे बोलते हैं। उच्च विभव रहेगा तो निम्न प्रत्यावर्ती धारा रहेगा, निम्न धारा रहेगा उच्च विभव रहेगा, निम्न विभव रहेगा धारा उच्च रहेगा, उच्च विभव रहेगा निम्न धारा रहेगा। बात तो समझ रहे होगे, उल्टा फिल्टा हो जा रहा है या कई बार बोलने में या इतनी देर तक पढ़ाने में यही दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 44, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ ना, नहीं तुम लोग को पता नहीं कहाँ बोल दे रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में 1000 व 3000 फेरे हैं। यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच 80 वोल्ट विभवांतर है तो द्वितीयक के प्रति फेरे में विभवांतर होगा। चलो भाई पहले क्वेश्चन लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली में इतना व इतना फेरे हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली में उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में 1000 व 3000 फेरे हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में इतने व इतने, तो पहले में एन पी होगा, एन पी में 1000 और एन एस में 3000 फेरे हैं, ठीक ना। यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्राथमिक कुंडली में तो वी पी लिख दो, वी पी कितना हो जाएगा 80 वोल्ट। तो द्वितीयक के प्रति फेरे में विभवांतर होगा, तो वी एस आपसे पूछ रहा है लेकिन प्रति फेरे में पूछ रहा है ना। चलो फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, फार्मूला दोस्तों हम लोग लगाएंगे एन एस अपान एन पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी। सही लिखा हूँ ना, हाँ एकदम सही है। एन एस की वैल्यू क्या है 3000 बटे एन पी वैल्यू क्या है 1000 बराबर वी एस की वैल्यू क्या है, वी एस तो निकालना है, वी पी क्या है 80। 3 0 बेचारा कट गया, 3 8 24 2 4 0 इक्वल टू वी एस प्रति फेरे में 3000 से भाग दे दो, तो वी एस इक्वल टू प्रति फेरे में 224 बटा 3000। 1 0 0 कट गया, ठीक ना। 3 8 24 वी एस इक्वल टू 3 8 24 8 2 0 बचा है 8 बटा 100, 8 बटा 100 का 0.08, 0.08 ऑप्शन है भाई 0.08, 44 का डी सही भाई, ठीक है। 45 46 जीरा जगह चाहिए भाई, जगह चाहिए अपने को दोस्तों चाहिए जगह, कर देना जगह बना दें। लो भाई हो गया जगह। क्वेश्चन नंबर 44 तक पहुंच गए भाई, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। अरे भैया ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट आएगा तभी ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। डायरेक्ट करंट पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, डायरेक्ट करंट पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि अगर प्रत्यावर्ती धारा बदल के नहीं आएगी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा नहीं आएगी, मतलब धारा बदलती हुई नहीं आएगी,
तो वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की घटना ही नहीं होगी। चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स तभी होगा जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है पहली कुंडली में, फिर वही चुंबकीय फ्लक्स जाता है दूसरी कुंडली में। तो कहने का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और अगर हम लोग दिष्ट धारा कर दिए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर किस में काम नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिष्ट धारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, ठीक ना। भंवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा सभी के लिए काम कर जाएगा, लेकिन दिष्ट धारा के लिए काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों अपने से कह रहा है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो प्राथमिक कुंडली में, देखो क्या कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ दोस्तों, उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ कि उसका जो उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब ये हुआ कि उच्च करेगा, उच्च मतलब ज़्यादा करेगा, वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। पहले जो Vp होगा वह कम होगा, Vs क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पे मतलब पहले वोल्टेज कम था, अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम था वहाँ पे करंट क्या होगा, वहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाद में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ समझना आपको, वोल्टेज क्या था, पहले कम था, अब जो ज़्यादा हो गया। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा कम था वहाँ करंट ज़्यादा था, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा था वहाँ करंट कम था, ठीक। तो क्या कह रहा है, धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पहले धारा क्या थी, पहले धारा थी आपका ज़्यादा, अब धारा क्या हो गई, कम, ठीक है, कम हो जाएगा 46 का बी, ठीक ना। चलो भाई बात समझ में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के टोटल कुल मिलाकर के 46 क्वेश्चन किए, और उम्मीद करता हूँ कि 46 क्वेश्चन लगाने में आपको एकदम मज़ा आ गया होगा। आप दोस्तों भली से 2 बार 3 बार में वीडियो देखे होंगे। देख रहे हो मेरा पूरा शर्ट एकदम पूरा पानी पानी हो गया, ऐसा लग रहा है मैं पूरे पसीने में नहा लिया हूँ। देख रहे हो ना पूरा पानी पानी हो गया। कोई बात नहीं यार, आपके लिए पसीना बहाना मेरे लिए अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए पसीना बहाऊँ। और क्या, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर अपना हो गया कौन सा, 11। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 विद्युत चुम्बकीय तरंग। पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उस चैप्टर की टॉपिक को हम आपको बता देंगे। शायद मैं यूट्यूब पर इस चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं बनाया हूँ, ठीक ना, अभी तक इस चैप्टर की वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो इस चैप्टर की वीडियो भी आ जाएगी, और चैप्टर नंबर 12 आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहिए, ताकि अब की बार 70 नंबर में आपका 65 पार होना चाहिए, और टोटल ओवरऑल फिजिक्स में परसेंटेज 90 पार तो एकदम होना चाहिए, ठीक है, 90 पार तो एकदम बिना कहे होना चाहिए। भाई इतना पसीना बहा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वीडियो और सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर जो दोस्तों वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है वहाँ से भी कमेंट करिए। बाकी अगर कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये चैप्टर आप फिर से रिवीजन करवा दीजिए, पार्ट 1 की बात करो, अभी हम लोग पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 का 1 नंबर का एक वीडियो और बना दूंगा, तो पूरा पार्ट 1 का 1 नंबर का जो पूरा है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही दिसंबर आपका स्टार्ट होगा, जनवरी स्टार्ट होगी, वहाँ पे हम लोग 1 नंबर के कम से कम 4 से 5 वीडियो लेकर आएंगे। उसमें क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी तो क्या है पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे, वो तो सब आएगा। लेकिन यहाँ पर जितना आप समय दिए रहेंगे, जितना यहाँ पढ़े रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा ना, जैसे देखो मान के लो कि मैं कोई चैप्टर का लेकर आया, किसी 2-4 चैप्टर को मिला करके 50 क्वेश्चन लेकर आया, उस 50 क्वेश्चन में आप देखोगे आपका लगभग 40-42 क्वेश्चन सही होगा। जब जहाँ 40-42 क्वेश्चन सही होगा, तब आपको लगेगा भैया आपकी फिजिक्स में तबाही मचाने वाले हैं, लगेगा ना, एकदम दोस्तों लगना चाहिए कि अब की बार तबाही मचा के रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तजते हैं भाई सबको, बाय बाय, राधे राधे।